हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से हमारे जो चार्ज कैरियर्स है आ, उनको इफ़ेक्ट करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लिए, जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे लिए जो लिक्विड के फॉर्म में थे, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो सॉलिड के फॉर्म में हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो उनका रिलैक्सेशन टाइम होता है चार्जेस का, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल शोइंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। जो मटेरियल्स डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स शो करता है तो उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कि वो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से चेंज हो गए। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो मेटल्स होती है उन मेटल्स के केस में यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो ये मान लीजिए एक पीस ऑफ मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर हम लोग जब इस मेटल पीस का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, मतलब थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर जाएंगे, अपना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को देंगे, वापस से अपनी पोजिशंस पे लौट के आ जाएंगे। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन से इधर जाएगा, अपना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को देकर वापस से अपनी पोजिशंस पे आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशंस है, मतलब जाना आना, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और यदि वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है ये कहाँ से चेंज हो रहा है? आंसर है इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और मीन पोजीशन पे वापस से लौट के आ जा रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल पीस द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल्स या ऑफ एन कैरियर पार्टिकल्स विल इंक्रीज। यदि ये हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, उसको हम लोगों ने ड्रिफ्टिंग कंसेप्ट लगा के उसको ऐसा मूव कराया और उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लेके आ गए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबके सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करना शुरू करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो करंट बनता है वो हमारे पास में कहलाता था ड्रिफ्टिंग करंट। ठीक है, तो वी कैन से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द करंट इन ए कंडक्टर। ओके ओके, नाउ हम लोग ये जानते हैं कि ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी यदि इंक्रीज होगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमारे पास में डिक्रीज़ हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास में इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे समझेंगे? तो यहाँ से देखिए, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सोल्व किया है। आर इज इक्वल टू है एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे टाउ जो है वो हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल और ए जो है लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर है। तो यदि रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि मेटल जो होती है उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अभी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाती है उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो पैरामीटर को मानती है, कही हुई बातों को नहीं मानती है। तो वी वांट टू कैलकुलेट कि यदि किसी कंडक्टर को हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाता है, या कितना टेम्परेचर देने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज आता है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक कंडक्टर है या एक पीस ऑफ मेटल है, हम लोगों ने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उसका कुछ नया रेजिस्टेंस बन गया। वी वांट टू कैलकुलेट दिस न्यू रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसा कंडक्टर हम लोगों ने लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, और उस टेम्परेचर को हम लोगों को इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये मेरे पास में एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो आया हमारे पास में 1 ओम। अब इस वायर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो राइज़ करना है।
तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के कारण इसके टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो चेंज कहलाएगा हमारे पास में थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर से थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो कहलाएगा जो किसी भी रेजिस्टेंस में टेम्परेचर प्रोवाइड कराने पे चेंज आता है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सैम्पल मटेरियल था जिसका रेजिस्टेंस था R0। हम लोगों ने उस मटेरियल्स को डेल्टी नाम के टेम्परेचर के साथ में हीट किया, जिसके कारण उस मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हो गया और R उसका नया रेजिस्टेंस बन गया। तो जब हम लोगों ने उसको डेल्टी टेम्परेचर दिया तो उसमें कितना चेंज आया? तो मान लीजिए पहले ये 5 था, अब ये 7 हो गया फॉर एग्जांपल। तो कितना चेंज आया? हमने बोला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज चेंज। तो ये रहा हमारे पास में नया रेजिस्टेंस और ये रहा पुराना रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई पुराना रेजिस्टेंस। तो डेल्टी टेम्परेचर देने से उसमें कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ उसके टेम्परेचर रेजिस्टेंस में, दैट इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाई ओल्ड। तो न्यू हमारे पास में R है, ओल्ड हमारे पास में ये है रख दिया। तो डेल्टी टेम्परेचर देने से इतना चेंज हुआ, तो 1 डिग्री देने से कितना चेंज होगा? ऐसा हम लोग यूनिटरी मेथड करते थे ना कि डेल्टी देने से चेंज हुआ इतना, तो 1 डिग्री देने से कितना होगा? तो ये जो चेंज हुआ था वो यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल्टी, ऐसा करते थे हम लोग। तो वही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे लगाया यूनिटरी मेथड कि 1 डिग्री इंक्रीज करने से कितना चेंज हो जाए। तो R माइनस का R0 ये डेल्टी से था, तो डेल्टी नीचे आ जाएगा, तो 1 डिग्री चेंज करने से कितना हो जाएगा? डेल्टी। तो टोटल जो टेम्परेचर चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी टोटल जो रेजिस्टेंस चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने से वो हो जाएगा हमारे पास में R माइनस का R0 डेल टी। और यहाँ पे जो ये चेंज हमारे पास में आया है जितना भी, ये चेंज कहलाता है हमारे पास में थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा से। तो यदि मैं कहूँ कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूँगा? तो आंसर है, सबसे पहले हम लोग एक ऐसा वायर लेंगे, कंडक्टर लेंगे जिससे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वो 1 ओम होगा, और उसके टेम्परेचर को यदि हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जो कोफिशिएंट हमारे पास बनेगा वही क्या कहलाएगा? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आगे पीछे सोल्व किया, फाइनली हमारे पास में ये आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा ये इक्वेशन। जब आपको बोला जाएगा कि एक पीस ऑफ मेटल ऐसा है, उसका रेजिस्टेंस ऐसा है, हम लोगों ने इतना टेम्परेचर उसको दिया, तो अभी उसका नया रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नया रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना रहेगा, पुराना रेजिस्टेंस दिया रहेगा और डेल्टी टेम्परेचर दिया रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग दी रहेगी वहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट कितना है वो वैल्यू दी रहेगी, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस। यदि हम लोग यूनिट की बात करते हैं इसकी, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो अभी था पीछे देखा था वो था न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू में डेल्टी। तो न्यू जो है हमारे पास में ओम है और जो ओल्ड है वो भी ओम है, क्योंकि मान लीजिए नया हमारे पास में 7 ओम था तो पुराना हमारे पास में 5 ओम था, तो 7 माइनस 5 क्या बचा? 2 ओम तो बचा ना। तो यहाँ पे ओम से ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल, और जो टेम्परेचर है डेल्टी उसको क्या लिख देंगे हम लोग? केल्विन। ये केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स। इसी प्रकार डायमेंशंस की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर उसको मेजरमेंट करने का हमारे पास यूनिट है टी, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। तो जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो हम लोग अल्फ़ा बोल रहे हैं उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सैंपल। किसी भी सैंपल, ये जैसे हम लोगों ने सैंपल लिया तो इसके सैंपल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कब? जब उसको हम लोगों ने 1 ओम माना था और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया था, तो दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ए मेटल पीस, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास में जो मेटल्स होते हैं या ये बोले कि कंडक्टर जो होते हैं उनके लिए ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि ये सेमीकंडक्टर और जो हमारे पास में इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास में ये वैल्यू नेगेटिव होती है अल्फ़ा की। अल्फ़ा मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं एलॉय के बारे में। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि एलॉय जो है वो मटेरियल होते हैं जो बेसिकली 2 डिफरेंट मेटल्स होती है, उनको हम लोग एक प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए 20%
आयरन और 80% जो है स्टील, सॉरी, जैसे हम लोग नाइक्रोम बनाते हैं, है ना, जैसे हम लोग क्रोमियम बनाते हैं, जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो दो मेटल्स होंगी हमारे पास में, उन दोनों मेटल्स को जो है हम लोग एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, और उन दोनों मेटल्स का जो एक नया रिजल्ट हमारे पास बन के आता है वो कहलाता है हमारे पास में एलॉय। तो हम लोगों ने देखा कि मेटल्स जो जनरली अभी देखा, या मेटल्स जो होती है वो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनके जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो एलॉय है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, हालांकि वो दोनों मेटल्स का ही बना होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल के दौरान कि एलॉय जो होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंक्रीज़ होती है, मतलब दैट कैन बी नेगलेक्टेड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एलॉय को हम लोग उस तरह से यूज़ करते हैं या उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी प्रोसेस के दौरान जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने वाला है, तो उस जगह पे हम लोग एलॉय को यूज़ करें, क्योंकि एलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एलॉय को, तो जितने भी हमारे पास में रेजिस्टेंसेस कॉइल जो हम लोगों को बनानी होती है, जहाँ पे हम लोगों को करंट को, ये समझ लीजिए कि मेंटेन करना होता है, करंट को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि हमारे पास में जो पुराने रेगुलेटर आते थे, ठीक है, पुराने रेगुलेटर्स में बेसिकली करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में रेजिस्टेंस होता था। तो वो रेजिस्टेंस क्या करता था, जैसे जैसे हम लोग रेगुलेटर को घुमाते थे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती थी, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा करंट की वैल्यू उतनी कम होगी, तो उसी हिसाब से जो हमारा पंखा था वो तेज़ और कम होता था, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे कि रेगुलेटर जो है वो हीटअप हो जाए और वो बंद हो जाए, ठीक है। इसलिए जो कॉइल बनाई जाती थी हमारे पास में रेगुलेटर की, वो एलॉय की बनाई जाती थी, ओके, ताकि वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। किसको कंट्रोल कर सके, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको कंट्रोल कर सके, करंट को कंट्रोल कर सके। खैर, दूसरा हम लोग एलॉय को उन जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ओम्स एक्सपेरिमेंट के दौरान मान लीजिए आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट शुरू किया सुबह 8 बजे, और करते करते मान लीजिए आपको 11 बज गए और आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो हम लोग ये देखते हैं कि यदि उसकी जगह हम लोग कंडक्टर यूज़ करेंगे, तो कंडक्टर में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि 8 बजे जो है टेम्परेचर डाउन रहता है और 11 बजे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए वो हमारी एक्चुअल रीडिंग नहीं आती है, क्योंकि मेटल का पीस लेने से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी। तो उसकी जगह पर हम लोग एलॉय जो है उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ताकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगला हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इसको बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपके पास में एक शहद है, ये इस तरीके से एक बर्तन जो है उसमें शहद भरा हुआ है, और उस शहद में जो है आप इस तरीके से अपना हाथ जो है वो डालने की कोशिश कीजिएगा, या फिर ग्रीस मान सकते हैं या ऑयल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो उसमें यदि हम लोग अपने हाथ को मूवमेंट कराना चाहते हैं तो हम लोग ये देखते हैं वी नीड टू अप्लाई ए फोर्स ऑन आवर हैंड, हमें कुछ ताकत लगती है उसके अंदर हाथ घुमाने से। लेकिन यदि हम लोग उसी चीज़ को हीटअप कर देते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि चीज़ें जो है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। जैसे आप ग्रीस को आप हीट करोगे तो ग्रीस जो बह के चलना शुरू कर देती है। जैसे ही शहद को आप लोग हीट करते हो तो शहद जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो जो लिक्विड होते हैं, दैट इज मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और जैसे हम लोग जो लिक्विड फॉर्म में आया है अभी, मतलब हम लोगों ने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हुई, ऐसे समझिए ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कुछ डेंसिटी होगी, हम लोगों ने जब इसको हीटअप किया तो हीटअप करने के कारण इसके जो चार्जेज कैटाइंस और एनाइंस है वो इजीली मूव कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये पतला हो गया, ठीक है। तो जैसे ही पतला होने के कारण इसके ऊपर जो हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो चार्जेज हैं हमारे पास में कैटाइंस और एनाइंस वो इसके अंदर से ईजिली फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो ईजिली फ्लो हो सकते हैं मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन सी दैट कि इन इलेक्ट्रोलाइट
द रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोलाइट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट विल नॉट अप्लाई। मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा सर इलेक्ट्रॉन्स जैसे कंडक्टर के अंदर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका कंसेप्ट लगता है, और ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती। तो एक चीज़ याद रखिए बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में जो है हमारे पास में चार्ज कैरियर्स एनाइंस और कैटाइंस है, कंडक्टर के अंदर हमारे पास में चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसेप्ट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट है, ना कि कैटाइंस और एनाइंस का, इसलिए वो जो कंसेप्ट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो बच्चों सेमीकंडक्टर हमारे पास में वो मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो बेसिकली एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि उनका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स लगा हुआ है, मतलब न्यूक्लियस से जो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने वैलेंस सेल को छोड़ देते हैं और वो बाहर निकल के आ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे थे, इसलिए वो जो है एज इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था। लेकिन जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गए, और अभी वो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये करंट फ्लो कराने में हमारी हेल्प करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतनी रैपिडली बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंक्रीज करते हो तो हमारे पास में ये मान के चलिए कि 10 करोड़ सडनली जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अगला आपने जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर से बढ़ाया तो अगले ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स फिर से फ्री हो गए। ठीक है, तो ये जो रेशियो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये बहुत फास्ट होते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है इसकी कंडक्टिविटी जो है वो सडनली इंक्रीज होती जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास में, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन होगा, भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में कोलिजन होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जिस मटेरियल्स में पहले से अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है उसका टेम्परेचर बढ़ाने देने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है और इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन शुरू हो जाता है, जैसे मेटल। लेकिन सेमीकंडक्टर में पहले कुछ था ही नहीं, मतलब पहले तो वो एज ए इंसुलेटर था, अब उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स अभी आए हैं तो अरबों इलेक्ट्रॉन्स अभी उसमें पहुंचना बाकी है। तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स अभी आए हैं तो उसमें अभी जो रिलैक्सेशन टाइम वाला जो कंसेप्ट है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब इतना कम होगा कि उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो चार्ज डेंसिटी हमारे पास में है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है सेमीकंडक्टर में वो डिक्रीज़ होती है। ओके, लास्ट आता है हमारे पास में इंसुलेटर। तो बेटा हम लोग ये जानते हैं कि इंसुलेटर जो है जनरली बैड इफेक्ट शो करते हैं, मतलब वो आ, किसी भी तरीके से जो चार्जेस है उनको अंदर से फ्लो नहीं होने देते, जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, हम लोग ये देखते हैं उनके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हर एक इंसुलेटर की एक लिमिट होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन ऑफ एयर वाला जो कंसेप्ट की, उससे ज़्यादा यदि आप एक कैपेसिटर को चार्ज पार्टिकल्स दोगे तो कैपेसिटर जो है वो लीकेज कर देगा चार्जेस को। हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन ऑफ एयर वाला कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट जो इंसुलेटर के ऊपर लगता है कि यदि हम लोग इंसुलेटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे सेमीकंडक्टर में क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने से हमारे पास में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते थे। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है, इंसुलेटर में यदि हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं तो भी हमारे पास में हार्डली जो है 10 या 20 इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो पाते हैं, लेकिन फ्री हो पाते इतना हम लोग जानते हैं। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ एटम्स एंड दे बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो
हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, चाहे हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हार्डली 50 या 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, बट स्टिल दे मेक द करंट, वॉट एवर द करंट जो हमारे पास में माइक्रो एम्पियर्स या नैनो माइक्रो एम्पियर्स में आई मीन क्रिएट होता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि करंट फ्लो हुआ विच इज़ सो स्मॉल, सो स्मॉल क्वांटिटी, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आप लोगों ने, अच्छा इसको एक बेसिकली अपने लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आई मीन जब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे जो पोल्स होते हैं, जहाँ पे आसपास के घरों के जो है मोस्टली कनेक्शंस रहते हैं डोरी वगैरह के, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे वायर जो है वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और वायर गर्म होने के कारण वो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि जो इंसुलेटर वहाँ पे लगा, जिसको हम लोग मोडी बोलते हैं, तो जो इंसुलेटर वहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर हम लोग को शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो इंसुलेटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिहेव करने लगता है एज ए कंडक्टर की तरफ, और जैसे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करता है, तो जो हमारे वायर्स के अंदर जो हाई चार्जेस मूव हो रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल मूव हो रहा है, तो वो सडनली क्या करता है, क्योंकि जो इंसुलेटर जो लगा उसका पोटेंशियल कैसा होगा, लोअर होगा, क्योंकि उसमें तो स्मॉल बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो हाई चार्जेस है वो सडनली क्या करते हैं, लोअर चार्जेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो इतनी सडनली मूव करते इतने सारे चार्जेस, तो हम लोग देखते हैं कि उसे जो इंसुलेटर है हमारे पास में, उसके पास हम लोगों को शॉर्ट सर्किट देखने को मिलती है। यही एक रीज़न है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें थी जो इफेक्ट करती थी टेम्परेचर के कारण, क्या क्या चेंजेस होते हैं। आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, थर्मिस्टर वगैरह जो टेम्परेचर डिवाइस कैसे हैं, कैसे वो करंट को कंट्रोल करती है, बीपी वगैरह कैसे काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।